नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। हमारे इस खास शो फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज कई सारी तमाम खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें कौन सी है। आइए देखते हैं। खबर यह है कि जिनपिंग अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा है कि चीन भारत का अच्छा दोस्त है। पूर्वी लद्दाख में धोखे के बाद भी वो कैसे ये मान लेते हैं, ये जिनपिंग ही जानते होंगे। इसी से जुड़ी एक खबर और आ रही है। एलएसी के उस पार से जिनपिंग ने नया पैंतरा चला है और होटान एयरबेस के जरिए चीन भारत की पीठ में एक बार फिर छुरा घोंप रहा है। खैर, चीन के साथ सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन एक बार फिर धौंस दिखाने जा रहा है, जिससे अमेरिका भन्नाया हुआ है। आज हम आपको चीन के मिस्ट्री मास्क की खबर भी दिखाएंगे, जो बिना मंगाए दुनिया भर में पहुंच रहा है। और शक है कि यह कहीं चीन का जैविक युद्ध तो नहीं। आज फिक्र में बात होगी बेंगलुरु में हुई हिंसा की। कैसे लोग सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं और अहरे गहरे लोगों की पोस्ट देखकर कुछ लोग शहर में आग लगा देते हैं। फिक्र आपकी में आज सबसे पहले खुलासा पाकिस्तान के ऐसे प्रोपेगेंडा का जो उसके अमन के दुश्मन वाले चाल और चरित्र पर मोहर लगाता है। टीवी 9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव खबर देखिए। पाकिस्तान में आर्मी, आईएसआई और आतंकी संगठनों के बीच कनेक्शन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में तहरीक तालिबान के एक आतंकी ने बताया कि उसे पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने एक मौत के दस्ते की अगुवाई करने को कहा। आईएसआई के लोगों ने उसे खैबर पख्तूनवा प्रांत के लोगों की एक लिस्ट दी, जिनमें ज्यादातर पत्रकारों और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के नाम थे। हालांकि तहरीक तालिबान के प्रवक्ता रह चुके इस शख्स ने बताया कि उसने इस एग्रीमेंट को कबूल नहीं किया था। एहसान नाम के इस शख्स ने ऑडियो क्लिप जारी कर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हमारे साथ जो मुआहदा किया गया था वो डीजीएमआई के ख्वाहिश और अप्रूवल पर हुआ था, यानी उस वक्त के डीजीएमआई के ख्वाहिश पर हुआ था। हमारे साथ मुज़ाकिरात के लिए जिस अफसर को मुकर्रर किया गया था उसका नाम कर्नल अजीज है, जो मुआहदे के बाद हमें लेने के लिए बी बॉर्डर पर आया था। उस मुआहदे में एक और शख्स का भी किरदार था जो साबिका पाटा में पॉलिटिकल एजेंट रह चुके थे और अब भी ब्यूरोक्रेसी में एक अहम ओहदे पर है। मेरा उनसे चूंकि ज़ाती ताल्लुक है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे ले से मौजूद है। सुमित, क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस पूरी खबर पर, जानकारी दीजिए। देखिए, हम ये लगातार बात जानते हैं कि निशांत किस तरीके से पेशावर हो या दूसरे इलाकों में हो, तालिबान को ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी बल्कि आईएसआई पूरी ट्रेन कर रही है। लेकिन ये बात भी तय है कि भारत के खिलाफ इनको इस्तेमाल करने की बात की जा रही थी। आपको याद होगा कि जब अमेरिका के अफगानिस्तान से पीछे हटने की बात हुई, तब ये बात हुई कि तालिबान को धीरे धीरे निकाला जाएगा, छोड़ा जाएगा तालिबान को। तब भी ये बात सामने आई थी कि जैश ए मोहम्मद और एलईटी लगातार वहां पर इन तालिबानी ग्रुप से मिल रही है और ना सिर्फ इनसे मिल रही है बल्कि इनको कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश कर रही है। और ये अब साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि किस तरीके से कश्मीरी खासतौर पर इन तालिबानी ग्रुप्स को पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ट्रेन कर रही है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रही है। सुमित, यहां पर पाकिस्तान के लोगों के लिए भी खौफजदा होने का वक्त आ गया है। हम बात कर रहे हैं तहरीक तालिबान की, उस तहरीक तालिबान की जिसने पाकिस्तान के स्कूल में छोटे बच्चों के ऊपर गोलियां बरसाई थी। और अगर उसका नेटवर्क आईएसआई के साथ है तो इसका मतलब तहरीक तालिबान और आईएसआई साथ हैं। यह सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है। इस खबर का मतलब यह हो गया कि आईएसआई खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद होगा कि पेशावर के उस स्कूल के अंदर जब पूरा उस घटना ने अंजाम दिया था, तो ये लगातार आरोप आईएसआई की तरफ से ये प्लॉटिंग की गई कि ये भारत के उकसावे या रॉ के। लेकिन अब ये चीजें खुद सामने आ रही हैं निशांत कि किस तरीके से आईएसआई ही उन चीजों के पीछे थी और किस तरीके से तालिबान को लगातार पाकिस्तान अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि ये सारे के सारे खुलासे अब खुद पाकिस्तान के लिए ही सरदर्द बनते जाएंगे। निशांत, हैरान करने वाली खबर है। सुमित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अब तक आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान में सरकार, आर्मी और आईएसआई कैसे वहां आतंकियों से
लोगों की जान की डील करती है। अब आपको बताते हैं आईएसआई और पाक आर्मी पर खुलासा करने वाला एहसानुल्लाह एहसान दरअसल है कौन। दरअसल एहसानुल्लाह एहसान आतंकी संगठन तहरीक तालिबान का प्रवक्ता था। साल 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला करने, साल 2014 में पेशावर आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले को अंजाम देने के मामले में इसे दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया। पेशावर की जेल में इसे पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सरकार के लोगों ने कई हस्तियों को मारने को कहा, लेकिन इसने पाकिस्तान की इस पेशकश को ठुकरा दिया और 11 जनवरी 2020 को यह पेशावर आर्मी जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होने के बाद यह लगातार पाकिस्तानी सरकार, वहां की आर्मी और आईएसआई को लेकर खुलासे कर रहा है, जिससे आतंकियों को पालने पोसने के मामले में बदनाम पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल पट्टी खुलती जा रही है। लेकिन देखेगा कौन? पाकिस्तान की ही तरह पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन, बल्कि पाकिस्तान के पापा, नए नए पापा चीन, उसकी भी पूरी दुनिया में पोल खुल चुकी। कोरोना का वायरस बनकर चीन इस धरती पर मौजूद हर इंसान को या तो चपेट में ले चुका है या फिर चपेट में लेने के लिए डरा रहा है। और इन सब के ऊपर भारत में तो चीन का काला सच सार्वजनिक हो चुका है। चीन इस वक्त भी पूर्वी लद्दाख में भारत को उकसा रहा है। बावजूद इसके चीन के राष्ट्रपति शी कुछ अलग ही मूड में हैं। उन्होंने भारत को सच्चा दोस्त बताया है। गिरगिट इनको देखकर शर्मा जाए। जिनपिंग अच्छा मजाक कर लेते हैं, खुद देखें आप कैसे। 2014 के बाद से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 18 बार मुलाकात की। हर मुलाकात में हाथ मिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और दोस्ती का झूला भी झूलते रहे। यानी पूरी आवभगत करने के बाद जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में भारत को धोखा दे दिया। जिनपिंग की सेना पूर्वी लद्दाख में अड़ भी गई और पिट भी गई, लेकिन इस धोखे का करारा जवाब मिलने के बाद चीन ने दोस्ती का नया पैंतरा चल दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत की तरफ नया पासा फेंकते हुए कहा है, हम अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में काम करते रहेंगे। भारत और चीन मिलकर सीमावर्ती इलाकों में शांति और सुरक्षा बहाल करेंगे। इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। भारत के साथ शांति और बेहतर रिश्ते हमारी प्राथमिकता है। यानी सब कुछ हो जाने के बाद ड्रैगन के देश को भारत की दोस्ती याद आ रही है। जो चीन के बादशाह का ताज पहन चुके जिनपिंग का नया मजाक है, तो चीन का नया पैंतरा भी। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वेसर्वा बनने के बाद शी जिनपिंग चाल पर चाल चल रहे हैं और इस चाल को पूर्वी लद्दाख के ताजा हाल से समझिए। एलएसी पर गोगरा पोस्ट और पैंगोंग लेक पर चीन कुंडली मारकर बैठा है। पैंगोंग सो लेक पर फिंगर 8 से पीछे रहने वाला चीन फिंगर 4 तक अपना दावा जता रहा है। और हद ये कि भारत को चीन फिंगर 2 तक पीछे हट जाने का आदेश सुना रहा है। और बेशर्मी इतनी कि वही देश आपसी रिश्ते मजबूत करने की वकालत कर रहा है। दोस्ती के इस राग से बेहतर होता कि विस्तारवादी जिनपिंग अपनी विस्तारवादी सोच को छोड़ देते, सरहद पर अपनी हद में रहते। जो चीन भारत के साथ 5-5 राउंड की बातचीत के बाद भी एलएसी पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। एक कदम पीछे हटकर वो 2 कदम अंदर घुसने की फिराक में लगा है। सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ाकर टकराव का माहौल बना रहा है। उस देश का दोस्ती की दुहाई देना दुनिया के सामने एक नए पैंतरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। भारत जानता है कि ड्रैगन नया दांव चल रहा है। भारत का भरोसा जीतकर एक बार फिर धोखा देने की चाल चल रहा है। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दगाबाजी की साजिश रच रहा है। चीन पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन ने बहुत दिनों से, बहुत सालों में हमने देखा है, चीन का इतिहास हमारे साथ ऐसा रहा है कि चीन की बात पे चीन ने हमेशा दगाबाजी की है। एक सच ये भी है कि भारत को घेरने की कोशिश में विस्तारवादी चीन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन खुद ही चारों तरफ से घिरता चला गया। अब तक चीन का दोस्त रहा अमेरिका, कोरोना विलन का मुखौटा उतरते ही उसका दुश्मन नंबर 1 बन गया। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की साम्यवादी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक खुद ट्रंप पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ लामबंद कर रहे हैं। जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस और कनाडा तक चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी में अमेरिका के साथ खड़े हो चुके हैं। जाहिर है बदलते हालात से खुद को डिप्टी सुपर पावर समझने वाला चीन अलग थलग पड़ा महसूस कर रहा है।
सब जगह से जब वो गिर गया और लद्दाख में भी जब हिंदुस्तान की सेना सीना तान के खड़ी हो गई, तो अब चीन के सुर बदल गए हैं। चीन कहता है कि अब हम द्विपक्षीय विश्वास पैदा करेंगे, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, जापान के साथ, रूस के साथ और भारत के साथ। दरअसल छल और धोखा चीन की फितरत है। पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब जब मुलाकात की तब दोस्ती और सहयोग की बात की, लेकिन भावहीन चेहरे वाले इस तानाशाह के दिमाग में कुछ और चल रहा था। नतीजा पहले 2017 में डोकलाम में दिखा, जिसमें जिनपिंग ने मुंह की खाई। उसके ठीक 3 साल बाद जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में आग दिखाई, और अब जब जिनपिंग लद्दाख में भी खुद को फंसते देख रहे हैं तो उन्होंने अपने पूर्व तानाशाहों के पुराने फार्मूले निकाल लिए हैं। दोस्ती का झांसा देकर दगाबाजी के चाल चल रहे हैं, ये बिना सोचे कि हिंदी चीनी भाई भाई का भरोसा 58 साल पहले ही टूट गया था, और अब चीन का हर मोर्चे पर गुरूर टूटेगा। चीन एक शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत ने जिस तरह से तैयारी की है, चीन का गुरु टूटा है। देखिए, युद्ध में एक चीज होती है जिसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। चीन को वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिला है। अब आपको बताते हैं कि जिनपिंग की दोस्ती के राग की हकीकत। जिनपिंग का एक नया पैतरा आपको दिखाते हैं। ड्रैगन के वॉर रूम में भारत के खिलाफ हर दिन नई साजिशें हो रही हैं, और उन साजिशों से चीन एलएसी पर जंग के लिए हिंदुस्तान को उकसा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं और खुफिया रिपोर्ट भी। लद्दाख से सटे चीन के होटान एयरबेस पर चीन बड़ी तैयारी करता है। ये तैयारी कितनी बड़ी है ये हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन साजिश का केंद्र कहां है इसे जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। आइए सीधे चलते हैं वहां पर। देखिए, ये आपके लिए गौर करने वाली बात है और देखने वाली बात है कि ये साजिश का केंद्र कहां है। होटान नाम तो सुना होगा आपने, उस एयरबेस की हम बात कर रहे हैं। होटान वेस्टर्न थिएटर कमांड पर चीन का बड़ा एयरफोर्स बेस है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। होटान की अगर बात करें, यह एयरबेस लेह से महज 382 किलोमीटर दूर है। यहां से सिविल और मिलिट्री ऑपरेशन दोनों एक साथ संभव है। चीन ने होटान में 36 फाइटर जेट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए, लेकिन रुक जाइए, 36 फाइटर जेट, 24 J-11 और J-16। हालांकि ये सभी जेट रशियन हैं, जिन्हें चीन ने हाईटेक मिसाइलों से लैस कर रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि यह एयरबेस उनका सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है। होटान में 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स मौजूद होने की भी खबर है, और लद्दाख के जासूसी के लिए CH-4 स्ट्राइक ड्रोन भी तैनात है, जो कि आधी से ज्यादा दुनिया वापस कर चुकी है। इस तैयारी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस बेस में ज्यादा से ज्यादा फाइटर प्लेन को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, और यह चीन का फॉरवर्ड एयरबेस है, जहां से तनाव या युद्ध की स्थिति में सबसे पहले हरकत होगी। तो आइए देखते हैं होटान बेस में चीन की साजिश का बड़ा खुलासा कैसे हुआ। एलएसी पर हिंदुस्तान डटा है तो ड्रैगन डरा है। ऑर्डर इस कदर सिर पर चढ़ा है कि उसका असर लाल बादशाह की सेना पर दिख रहा है। अफरा तफरी में पूर्वी लद्दाख से सटे अपने एयरबेस को चीनी एयरफोर्स मजबूत करने में जुट गई है। सैटेलाइट इमेज के बाद अब खुफिया एजेंसियों ने सेना और सरकार को रिपोर्ट दी है, अलर्ट किया है कि चीन शिनचांग प्रांत में अपने होटान एयरबेस को रिनोवेट कर रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां पर फाइटर जेट्स के लिए रनवे बनाए जा सके, वो भी ऐसे रनवे जो ब्लास्ट प्रूफ हो, यानी जिन पर गोलीबारी का कोई असर ना हो। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन तिब्बत में अपने सैन्य अड्डों को तेजी से तैयार कर रहा है। होटान एयरबेस पर 2 नए रनवे तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही यहां से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ही एक और एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है। इन सभी रनवे और एयर स्ट्रिप को ब्लास्ट प्रूफ बनाया जा रहा है।
ब्लास्ट प्रूफ इसलिए कि चीन को डर है कि भारत की गोलीबारी बमबारी में रनवे को ज्यादा नुकसान ना हो और एयर ऑपरेशन यानी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ आसानी से कराई जा सके। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत की तैयारी से डरा हुआ चीन इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मतलब साफ है, जिनपिंग की अकड़ अभी भी ढीली नहीं पड़ी है। जिनपिंग की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की फड़फड़ाहट एलएसी के उस पार तेजी से बढ़ी। रक्षा सूत्रों को या फिर इंटेलिजेंस को ये लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि होटन में भी चीन ने अपनी नई एयर स्ट्रिप्स बनाने का काम पुरजोर तरीके से शुरू कर दिया है। दरअसल इसका मकसद दो है। पहला ये कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर कामों से चीन बौखला गया है और दूसरा ये कि उसको ये डर है कि भारत कहीं आने वाले वक्त में इन इलाकों के अंदर एयर स्ट्राइक्स ना कर दे। यही वजह है कि होटन के करीबन 1 किलोमीटर और दूसरा करीबन 3.75 मीटर के करीब यानी करीबन 3.5 किलोमीटर से ऊपर के दूसरी जगह पर ये 2 एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही हैं। चीन की एयरफोर्स एलएसी के उस पार 2 एयरबेस पर हाइपर एक्टिव हो चुकी है। होटान और निग्यारी एयरबेस, इन दोनों एयरबेस पर चीन हिंदुस्तान के खिलाफ हवाई साजिश का अड्डा तैयार कर रहा है, जबकि भारत से सटी चीन के मुख्य एयरबेस लिहाजा निग्यारी, निंगची, शैनान, शिगात्से, होटान और गास्कर हैं। यहां पर चीन की फाइटर जेट तैनात है। मतलब जिनपिंग की सेना धौंस जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ड्रैगन की साजिश का सबसे बड़ा सबूत है 22 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर भी। ये तस्वीर होटान एयरबेस की है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यहां चीन ने फाइटर जेट, ड्रोन्स, बमवर्षक और मिसाइल सिस्टम्स की तैनाती बढ़ा दी। एलएसी पर तनाव शुरू होने के बाद से ही चीन लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से सटी भारत के एयर स्पेस पर अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। एलएसी से सटे तिब्बत के नागरी गुनसा एयरपोर्ट को चीनी एयरबेस में तब्दील कर दिया है। वहां चीन के फाइटर जेट्स बड़ी तादाद में तैनात किए गए। खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी बात सामने आई है कि चीनी सेना एलएसी से सटे अपने सैन्य अड्डों पर नए हेलीपैड और ड्रोन्स की तैनाती कर रही है। चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड ही पूरी भारतीय सीमा को देखती है। ये एक ज्वाइंट कमांड है जिसमें थल सेना यानी पीएलए ग्राउंड फोर्सेस और वायुसेना यानी पीएलए एयरफोर्स एक साथ काम कर रही है। हालांकि भारत भी अलर्ट है। चीन की एयर स्पेस की निगहबानी भारतीय वायुसेना की 3 अलग अलग कमान कर रही है। हिंदुस्तान की मुस्तैदी हमारे शूरवीरों का शौर्य जिनपिंग को उनके हाथ बता रही है। चीन हद में भी नहीं रहता है, रहना चाहता है और भारत को अपना दोस्त भी बताना चाहता है। यानी ये हाथी के दांत है, दिखाने के और खाने के कुछ और। एलएसी पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए चीन भारत के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहा है और इसी दौरान चाल चलने से भी बाज नहीं आ रहा है, जिसमें सन 1962 के हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे की बू आ रही है, जब चीन ने इसी तरह धोखा दिया था। लेकिन ये 2020 का भारत है। जिनपिंग को अपने पूर्वजों की खुमारी और गुरूर से बाहर आना होगा और समझना होगा कि भारत 1962 का भारत है। चीन के राजनीतिक गलियारों में एक भ्रम को लगभग सच मान लिया गया है। भ्रम की ये बिना युद्ध लड़े ही चीन को विजेता बनने का हुनर आ गया है और शायद इसी भ्रम में उसे दक्षिण चीन सागर में भी अपनी जीत नजर आ रही है। लेकिन अमेरिका इस वॉर रिहर्सल में लीड ले रहा है। ताइवान और इंडोनेशिया जैसे देश भी सीधे सीधे ड्रैगन को चुनौती दे रहे हैं। यानी चीन को यहां खतरा साफ साफ नजर आ रहा है कि इस नीले रण में भड़की एक भी चिंगारी जिनपिंग की विस्तारवादी साजिशों को खाक कर सकती है। पानी की लड़ाई चीन पर भारी पड़ सकती है। आप खुद देखें कैसे। दक्षिण चीन सागर में महायुद्ध का ऐसा बिगुल बजा है कि एक तरफ समंदर की लहरों पर सुपर पावर अमेरिका के जंगी बेड़ों का आक्रोश दिख रहा है जो चीन की चिंता बढ़ा रहा है, तो थोड़ी ही दूरी पर डिप्टी सुपर पावर चीन की अभूतपूर्व तैयारी जो एक साथ कई मुल्कों की नींद उड़ा रही है। चीन ने ताइवान के तट के पास पानी और जमीन दोनों पर ही चलने में सक्षम जंगी जहाज और मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए हैं और फाइटर प्लेन से जहाजों को भी टारगेट किया जा रहा है।
चीन के लाइव फायर आर्मी ड्रिल की ये तस्वीरें ताइवान से 550 किलोमीटर दूर झुशान की है, जो 11 अगस्त से शुरू हुई और इसी दिन चीन के फाइटर जेट ताइवान स्ट्रेट के मिड लाइन में पहुंच गए। ताइवान और अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक ये 1999 के बाद तीसरा मौका है जब बीजिंग के फाइटर जेट मिड लाइन को पार कर गए। चाइना की ये डराने वाली लाइव ड्रिल 13 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद 16 अगस्त से चीन फिर से लाइव फायर ड्रिल की शुरुआत करेगा और समंदर में फिर PLA के बम वर्षक विमान और मिसाइलें गरजेंगी। यही इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि पिछले 2 महीने से कहने को तो चीन दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहा है, लेकिन उसकी मिसाइलें ताइवान में गिरती हैं। पिछले दिनों भी चीन के बमवर्षक विमान H-6G और H-6J ने साउथ चाइना सी में जोरदार बमबारी की। बताया जाता है कि ये अमेरिका के जंगी जहाजों पर टारगेट का रिहर्सल था। अब कहा जा रहा है कि चीनी सेना यानी कि PLA साउथ चाइना सी में अमेरिकी आइलैंड के नजदीक गुआम में भी लाइव फायर एक्सरसाइज कर सकता है, और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के हेल्थ और ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी अलेक्स अजहर ताइवान के ताइपे द्वीप पर पहुंचे, जिसे चीन ने गंभीर उल्लंघन बताया और समंदर में लाव लश्कर लेकर उतर गया। ऐसे में सवाल ये कि चीन लगातार वॉर एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? क्या कोरोना साजिश के बाद भी ड्रैगन सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, या फिर चीन को खुद की बर्बादी का एहसास हो चुका है? क्योंकि पिछले ही दिनों साउथ चाइना सी में ताइवान ने भी लाइव फायर आर्मी ड्रिल किया, चीन को हद में रहने की हिदायत दी और ऑस्ट्रेलिया और जापान भी नीले रण क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर चुके हैं। मतलब अमेरिका का आगाज सफल हो रहा है। मतलब चीन की चालबाजी को अमेरिका और दूसरे देश भली भांति समझ चुके हैं कि चीन युद्ध के बजाय सिर्फ हथियारों के होड़ मात्र से काम चलाना चाहता है, इसीलिए उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। और चीन भी ये समझ चुका है कि अगर विश्व युद्ध हुआ तो समंदर का रोल बेहद अहम होता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसे सबसे ज्यादा चुनौती समंदर में मिल रही है। चीन की इन्हीं चाल की वजह से अमेरिका साउथ चाइना सी में अपनी सैन्य मजबूती को बढ़ा रहा है और चीन पर पैनी नजर रख रहा है। यूएस पैसिफिक कमांड के जॉइंट इंटेलिजेंस सेंटर के पूर्व डायरेक्टर और सैन्य विश्लेषक ने कहा है कि चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है उसे देखकर अमेरिका को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है वो अमेरिका और ताइवान से किए करार का उल्लंघन है। अमेरिका इन दिनों चीन की एक और साजिश से हड़कंप मचा हुआ। चीन से आए कुछ सीक्रेट पैकेट्स ने अमेरिका को डरा दिया है। आपको सुनकर हैरानी होगी, कुछ ऐसे ही पैकेट्स को लेकर भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। आखिर उन पैकेट्स के अंदर चीन क्या भेज रहा है? क्या चीन से अमेरिका में आ रहे ये कुरियर किसी साजिश का हिस्सा है? इन सब सवालों के जवाब के लिए देखें ये रिपोर्ट। लेकिन भारत में भी अलर्ट है। हर भारतीय जरा ध्यान से देखे चीनी कुरियर का काला सच। ये पैकेट, ये पार्सल अमेरिका में इस वक्त खौफ का सबब बन चुके हैं। और ये डर, ये खौफ, ये अलर्ट यूं ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चीन से आई आफत हो सकती है। क्योंकि अमेरिका के कई शहरों में चीन से ऐसे ही संदिग्ध पार्सल्स आ रहे हैं। ये पार्सल डायरेक्ट चीन से अमेरिका के घर घर पहुंच रहे हैं और इनके अंदर मिल रहे हैं मास्क। अमेरिका के कई शहरों में लोगों को संदिग्ध पैकेट और उनके अंदर से मास्क मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। और ये सभी पैकेट चीन से आए हैं, उसी चीन से जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। वही चीन जो अमेरिका के खिलाफ रोज रोज नई साजिश रच रहा है। इसकी आशंका इसलिए भी जताई जा रही क्योंकि ये पैकेट जिन लोगों के पास पहुंच रहे उन्होंने कभी इस तरह का कोई सामान मंगवाया ही नहीं था, मतलब ऑर्डर नहीं दिया था। तो डर इस बात का है कि लोगों ने मास्क के ऑर्डर दिए भी नहीं, फिर भी उनके पास पार्सल पहुंच रहे सटीक नाम और सटीक पते के साथ। यही वजह है कि कुरियर से आने वाले किसी भी पैकेट को देखते ही अमेरिकियों के हाथ पांव फूलने लगे। सवाल यह है कि मास्क वाले पैकेट भेजने के पीछे चीन का मकसद क्या है? इसके पीछे चीन की जैविक हमले की कोई साजिश तो नहीं? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि अमेरिका के साथ मिलकर पूरी दुनिया कोरोना विलन चीन की घेरेबंदी कर रही।
उसके बाद से चीन लगातार अमेरिका को डराने, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश में जुटा। हालांकि बिना ऑर्डर की चीन से मास्क आने को FTC यानी फेडरल ट्रेड कमीशन ब्रॉशिंग स्कैम बता रहे हैं। इसमें लोगों के नाम, पते और नंबर हासिल करके लोगों के ई-कॉमर्स अकाउंट हैक करके उनकी जानकारी जुटाते हैं और फिर उन्हें इस तरह बिना ऑर्डर किए सामान के पार्सल भेजे जाते हैं। उसके बाद फॉल्स कंज्यूमर रिव्यू पोस्ट करके सेल बढ़ाने का काम होता है। अब चीन को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई और उसके लिए ये कितना आसान है, इसे समझिए। जिस चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, उस चीन में जून तक 73,000 से ज्यादा मास्क बनाने वाली कंपनियां रजिस्टर हुई। सिर्फ अप्रैल में 36,000 से ज्यादा नई कंपनियां शुरू हुई थी और उस वक्त मास्क की डिमांड और दाम दोनों ज्यादा थे। लेकिन अब चीन में हालात सुधरने के बाद मास्क की डिमांड में कमी आई, जिससे आसमान छूती कीमतें जमीन पर आ गिरी। आशंका है कि इस वजह से चीनी कंपनियां ब्रशिंग स्कीम के जरिए अपना बिजनेस बढ़ाने में जुटी हैं। और चीनी कंपनियों के लिए लोगों का डाटा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऐप्स के जरिए चीन डाटा चुराने का ही काम करता आया है। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं समझा जा रहा, क्योंकि चीन की फितरत और इतिहास देखते हुए किसी बड़ी साजिश के एंगल से कोई इनकार नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह सिर्फ मास्क ही नहीं है। पिछले करीब 1 महीने से अमेरिका और दुनिया के बाकी मुल्कों में चीन से संदिग्ध चीजों के पार्सल पहुंच रहे हैं। ज्वेलरी के पैकेट डिलीवर किए जा रहे हैं, वो भी बिना ऑर्डर। पिछले महीने अमेरिका के करीब 50 राज्यों में संदिग्ध चीजें लोगों के घरों पर बिना ऑर्डर के पहुंचे थे। इसके बाद इन्हें न खोलने और इस्तेमाल न करने की चेतावनी जारी की गई। 22 स्टेट से सैंपल इकट्ठा किए जा चुके हैं और अमेरिकी एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पता लगा रही है कि इन तमाम पार्सल्स के पीछे चीन की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, और अगर कोई साजिश निकली तो कोरोना के जख्मों से कराह रहा अमेरिका चीन का सर्वनाश करने में देर नहीं करेगा। चीन के गुमनाम मास्क और बीज वाले पार्सल से बवाल मचा हुआ है। सवाल यह है कि जो देश इतने बड़े पैमाने पर कोरोना बांट सकता है, वो जैविक युद्ध तो शुरू नहीं कर चुका है। चीन की इसी चाल के खिलाफ दुनिया खड़ी है, लेकिन लगता है भारत का मित्र देश नेपाल अभी भी दुविधा में है। चीन एक एक कर भारत के सभी पड़ोसी मुल्कों को अपने जाल में फंसा रहा है, डोरे डाल रहा है। पाकिस्तान हमेशा से चीन के इशारे पर नाचता रहा है, जबकि श्रीलंका में दोबारा सत्ता में आए राजपक्षे सरकार एक बार फिर दूसरे देशों का कर्ज उतारने के लिए चीन से कर्ज लेने के लिए तैयार बैठी है। इसके अलावा ड्रैगन ने बांग्लादेश को भी कारोबार के नाम पर डेट ट्रैप में फंसाना शुरू कर दिया है। जबकि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद हमारा सबसे पुराना साथी भी चीन की तरफ भागने लगा है, गोदी में खेलने लगा है। लेकिन अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की लंबी गुहार के बाद भारत ने अगले हफ्ते विदेश मंत्रालय की तरफ की बातचीत मंजूर कर ली है। उम्मीद है इस बैठक में दोनों देशों के बीच उभरे विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। चीन के बहकावे में आकर भारत से सीमा विवाद छेड़ने वाले नेपाल के साथ 9 महीने बाद अगले हफ्ते बातचीत हो रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी 17 अगस्त को नेपाल की राजधानी काठमांडू में बात करेंगे। बैठक में नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास बैरागी होंगे, जबकि भारत का नेतृत्व नेपाल में भारत के राजदूत विनय क्वाट्रा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मसला उठेगा, क्योंकि भारत के 3 इलाकों को अपना बताकर नेपाल ने सदियों की मजबूत दोस्ती को बड़ा झटका दिया। नेपाल ने न सिर्फ काला पानी, लिम्पियाथुरा और लिपुलेख इलाके को अपना हिस्सा बता दिया, बल्कि पीएम केपी शर्मा ओली ने ड्रैगन के इशारे पर आनन फानन में नए मैप को संसद से पारित भी करवा लिया। ओली के उतावलेपन पर शी जिनपिंग ने जरूर उनकी पीठ थपथपाई होगी, लेकिन भारत से नेपाल के रिश्ते पर ग्रहण छाने लगा। उस वक्त तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने बेहद संयम से काम लेते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने साफ कर दिया कि नेपाल के दावे के पक्ष में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। तब ओली की हरकत को भारत ने आपसी समझ का उल्लंघन बताया।
लेकिन अगले सोमवार होने वाली बैठक में भारत नेपाल को सख्त संदेश दे सकता है। ये बातचीत है, ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है। तो ये एक अच्छा मौका है भारत के लिए भी नेपाल को बताने में, दो टूक शब्दों में बताने के लिए, अगर आप चाहते हैं जो संबंध अच्छे हों तो ये जो उल जलूल बातें हैं जो आप मीडिया में कह रहे हैं, जो उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इन सबको बंद करना होगा। काठमांडू में यह बातचीत मुख्य तौर पर नेपाल में भारत की मदद से चल रही विकास और आर्थिक परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर है। आपको बता दें कि नेपाल के तराई क्षेत्र में भारत सड़क बना रहा है। भूकंप के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया 2016 से जारी है। इसके अलावा देश में परिवहन तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत नेपाल में रेलवे लाइन बिछा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग अकादमी और पॉलिटेक्निक कॉलेज तैयार कर रहा है। तेल की पाइपलाइन बिछा रहा है और सीमा पर चेक पोस्ट बना रहा है। भारत ने इस साल भी नेपाल के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा है, लेकिन चीन के चंगुल में फंसकर नेपाल रास्ते से भटक रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया तो नेपाल ने आग उगलना शुरू कर दिया। पहले नेपाल ने दावा किया कि यह सड़क उसके इलाके से होकर गुजरती, फिर चीन के शहर पर नया नक्शा जारी कर नेपाल ने भारत से विवाद को नया मोड़ दे दिया। सीमा के बाद अयोध्या और बुद्ध को लेकर नेपाल की बयानबाजी से विवाद और गहरा चुका है। इधर चीनी राजदूत हाओ यांकी के दम पर जैसे तैसे अपनी कुर्सी बचा रहे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड और ओली के बीच तनातनी चरम पर पहुंच चुकी। प्रचंड ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को सबसे खराब परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। नेपाली मीडिया का दावा है कि पीएम केपी शर्मा ओली की अकड़ अब ढीली पड़ रही, वो भी अब भारत से दोस्ती के नए रास्ते तलाश रहे, भारत से रिश्ते सुधारने के लिए विशेषज्ञों की राय ले रहे, बीजेपी और आरएसएस में अपने करीबियों के जरिए मोदी सरकार को मनाने में जुटे। इसलिए उम्मीद है कि अगले हफ्ते काठमांडू में होने वाली बातचीत के बाद दोनों देशों में कड़वाहट कम होगी, पीएम ओली की अक्ल लौटेगी और भारत और नेपाल मिलकर आगे बढ़ेंगे। नेपाल को कोई भी शर्त रखने से पहले भारत से उसके रिश्ते को समझना होगा। भारत से उसका सिर्फ रोटी बेटी का संबंध ही नहीं है, बल्कि खून का रिश्ता भी है। नेपाल में जो पेट्रोल जाता है वो भारत से जाता है। नेपाल में कोई भी चीज जो पहुंचती है वो भारत से पहुंचती है। भारत की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें गुरखा जवानों ने भारत के दुश्मनों का खून न बहाया, और यह रिश्ता भारत भी नहीं भूल सकता। और अब फिक्र हेडलाइंस। ड्रैगन की कंपनियों का हवाला कनेक्शन, हिरासत में एक शख्स, चीन की सफाई, इंटरनेशनल मानकों का पालन करती है हमारी कंपनियां। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने की विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी जियान जाओ से मुलाकात। दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव कम करने पर हुई चर्चा। भारतीय मूल की कमला हैरिस लड़ेंगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। हैरिस की मां भारतीय और पिता जमैकन। फेसबुक पोस्ट के जरिए बेंगलुरु में हिंसा कराने वाले उपद्रवियों से होगी नुकसान की भरपाई। हिंसा में 3 लोगों की मौत, 60 घायल। पुलिस ने एसडीपीआई नेता समेत 110 को किया गिरफ्तार। सुशांत केस में शरद पवार का बयान, बोले मुंबई पुलिस की काबिलियत पर पूरा भरोसा, सीबीआई जांच पर आपत्ति नहीं। 2018 में लिखी डायरी में सुशांत ने बताई थी अपने भविष्य की योजना। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। कहा होम आइसोलेशन में हूं, संपर्क में आने वालों को टेस्ट करवाने की दी सलाह। सुदीक्षा भाटी केस में एसआईटी ने शुरू की जांच। परिवार वालों के लिए बयान, 16 बाइक मालिकों से पूछताछ। परिवार ने छेड़खानी के दौरान एक्सीडेंट में मौत का लगाया था आरोप। बिहार में दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित 16 जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल। उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। यूपी एमपी में भी बाढ़ का खतरा। संजय दत्त की तबीयत पर पत्नी मान्यता का बयान, बोली भगवान ने हमें फिर परीक्षा के लिए चुना है, भरोसा है कि यह दौर भी गुजर जाएगा। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। और अब देखते हैं आज का फिक्रनामा। एक सोशल मीडिया पोस्ट जिससे भड़की चिंगारी ने पूरे शहर को सुलगा दिया। 24 घंटे पहले बेंगलुरु हिंसा की आग में जल रहा था। आगजनी और तोड़फोड़ हो रही थी। फिलहाल हालात सामान्य हैं।
लेकिन हमारी फिक्र यह है कि क्या सोशल मीडिया पर कोई भी नफरत फैला सकता है, और किसी के भी नफरत फैलाने पर लोग हिंसा पर उतारू हो सकते हैं। इसका इलाज क्या है? आधी रात ऐसी हिंसा भड़की कि बेंगलुरु धू धू कर जलने लगा। घर, कार, बाइक, उपद्रवियों ने सब में आग लगा दी। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल बम और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। 300 से ज्यादा गाड़ियां खाक हो गई। मामला इतना बेकाबू हो गया कि पुलिस को फायरिंग की इजाजत देनी पड़ी, और यह सब हुआ मंगलवार की रात। कांग्रेस विधायक के घर पर अचानक हमला हुआ। घर में आगजनी और तोड़फोड़ हुई, लेकिन इस पूरे बवाल की शुरुआत एक फेसबुक पोस्ट से हुई। आरोप है कि कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने फेसबुक पर एक भड़काऊ पोस्ट किया, जिससे एक समुदाय के लोग नाराज हो गए। इस पोस्ट के बाद ही उग्र भीड़ विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर पहुंची और बाद में डीजे हल्ली पुलिस थाने। इस हमले में 3 उपद्रवियों की मौत हुई, 111 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए और 60 पुलिस वाले जख्मी हुए। हिंसा में पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी भी की। एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा को पकड़ा गया, जिस पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। रात में जब ये ऐसा बोला जा रहा है कि 3000 की तादाद में जो ये लोग हैं, ये सब लोग डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन, जो कि पुलकेशी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आते हैं, यहाँ पे जो है एकत्रित हो गए। हालांकि कानूनी शिकंजा कसते कांग्रेस विधायक ने आपत्तिजनक पोस्ट में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया। भतीजे के पोस्ट को हैकरों का खेल बताया, लेकिन श्रीनिवास मूर्ति और उनके भतीजे पर केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे शहर में धारा 144 है। कर्नाटक की सरकार भी उपद्रवियों पर एक्शन की तैयारी कर चुकी है। नुकसान की भरपाई अब उपद्रवियों से ही की जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर लोगों को नफरत फैलाने का हक किसने दिया है, और किसी के भी नफरत फैला देने से लोग कानून को हाथ में कैसे ले सकते हैं। फिलहाल कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार को उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिसने अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट डाली, साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी जो हिंसा में शामिल थे। सवाल यह है कि जब सड़क पर एक्सीडेंट होता है या जब सड़क पर किसी महिला के साथ बेहूदगी होती है, तब लोग इतने अल्ट्रा सेंसिटिव क्यों नहीं होते? ऐसी चीजों में सेंसिटिविटी दिखाने की क्या जरूरत है जब आप सिर्फ नुकसान कर रहे हैं? जब बेंगलुरु जल रहा था, लोग मरने मारने पर उतारू थे। उस वक्त भी कई लोगों में इंसानियत जिंदा थी। इसका एक वीडियो सामने आया है। बेंगलुरु के डीजी हल्ली थाने के पास अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मंदिर की सुरक्षा के लिए आगे आ गए और ह्यूमन चेन बनाई। इन लोगों ने हिंसा शांत होने तक मंदिर की सुरक्षा की। यह तस्वीर उसी वक्त की है। कहते हैं हिंसा हमेशा बदनुमा यादें देकर जाती है, लेकिन बेंगलुरु हिंसा के दौरान ये तस्वीरें वो एहसास है जिसे हर कोई याद रखना चाहेगा। इंसानियत के लिए तो जरूर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सोशल मीडिया से आग भड़की, उसी सोशल मीडिया पर इस वीडियो की जमकर तारीफ भी हो रही है। लोग स्थानीय युवकों की सूझबूझ को एक मिसाल की तरह पेश कर रहे हैं। और अब देखते हैं कुछ ऐसी खबरें जो उम्मीद की किरण जैसी हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच अच्छी खबर भी आ रही है। देश में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और अब 70% के पार पहुंच गया है। डेथ रेट में भी लगातार गिरावट हो रही है, 2% के नीचे बनी हुई है। चंडीगढ़ की सड़कों पर ये गाड़ी गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनका भविष्य संवारने के लिए दौड़ रही है। झुग्गी बस्तियों के जरूरतमंद बच्चों के लिए होप ऑन व्हील्स नाम की चलती फिरती लाइब्रेरी में 500 से ज्यादा किताबें हैं। एनजीओ ओपन आइज फाउंडेशन की इस मुहिम में बच्चों को पेंसिल और नोटबुक भी दी जाती हैं। बेटियों का हक अब सिर्फ पिता की संपत्ति पर ही नहीं बल्कि पैतृक संपत्ति पर भी होगा और बराबर का हक होगा। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965 में संशोधन कर पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने का प्रावधान हुआ था।
लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तो क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भले पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो, संपत्ति में बेटियों का बराबर हक रहेगा। नाती या नातिन भी चाहें तो मां की मृत्यु के बाद नाना की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे पर हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में हाथियों को केक खिलाया गया। हाथियों के लिए खास केक चावल, गन्ने, अनानास, गुड़, नारियल और हरी घास से बनाया गया था, जिसे हाथियों ने बड़े चाव से खाया। और अब जो है सो है। हम कोई बात मानते तो हैं, मानते तब हैं जब हमारा दिल करता है, नहीं मानते इसलिए क्योंकि हमारा दिल नहीं करता। मसलन कोरोना को लीजिए, अब जब केसेस ताबड़तोड़ बढ़ रहे हैं, हम कोरोना से बेफिक्र हो गए। मास्क केवल चालान से बचने के लिए लगाया जा रहा है। सैनिटाइजर से कोरोना से बचाव की जगह उससे हाथ की चमड़ी को होने वाले नुकसान गिनाए जा रहे हैं। अब सब्जियां, फल और दूध के पैकेटों का वैसा नहलाना धुलाना नहीं हो रहा जैसा पहले हो रहा था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मास्क, सैनिटाइजर और दिन में कई बार हाथ धोने की आदत ऐसी बन चुकी है कि कोरोना पूरी तरह खत्म होने के बाद भी आदतें जब तक सूरज चांद रहेगा की तर्ज पर कायम रहेंगी। वैसे भी अब दुनिया में दो तरह के ही लोग हैं, एक वो जो कोरोना को लेकर सख्त एहतियात बरत रहे हैं और दूसरे वो जो कोरोना को लेकर कतई लापरवाह रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही तरह के लोग एक दूसरे को निरा बेवकूफ समझते हैं। बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।